साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के रसायन विज्ञान में हमारा 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की प्रकृति का, उनके भौतिक तथा रासायनिक परिक्रम का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे रसायन को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो पृष्ठ रसायन में मुख्यतः हम किसी पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं अधिशोषण क्या होता है। इसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमने मान लिया कि ये कोई पदार्थ है और ये पदार्थ की सतह है। तो इस पदार्थ की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना, पदार्थ की सतह जो हमारी है इस पर अणुओं का आकर्षित होना और इस पर संग्रहित हो जाना, इकट्ठे हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो किसी पदार्थ की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना और उस पर संग्रहित हो जाना, एकत्रित हो जाना ही हमारा अधिशोषण कहलाता है। जिस पर अधिशोषण होता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिशोषक पदार्थ। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर ये हमारा ठोस पदार्थ है, इस पर अधिशोषण की घटना हो रही है, इसलिए इस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषक पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा है, यानी जिन अणुओं का अधिशोषण हो रहा है, उन्हें बोलते हैं अधिशोष्य पदार्थ बोलते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे अधिशोष्य पदार्थ हो जाएंगे। और जिस पर अधिशोषण हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अधिशोषक बोलते हैं। तो यह पूरी घटना हमारी कहलाती है अधिशोषण। कौन सी घटना कहलाती है? ये हमारी अधिशोषण। दूसरा हमारा होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। चलिए देखते हैं अवशोषण क्या होता है। जब किसी ठोस पर कोई पदार्थ के जो अणु होते हैं वो आकर्षित होते हैं और उस पदार्थ के अंदर चले जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, तो इस घटना को हम लोग अवशोषण कहते हैं। अधिशोषण में पदार्थ के जो अणु होते हैं ऊपर परत पर ही संग्रहित हो जाते हैं, जबकि अवशोषण में उनके अणुओं के जो कण होते हैं वो पदार्थ के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अधिशोष्य पदार्थ क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अधिशोषण के प्रकार देखते हैं। अधिशोषण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक अधिशोषण और दूसरा हमारा होता है रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण में पहला है हमारा भौतिक अधिशोषण। क्या होता है चलिए देखते हैं। जब अधिशोषक पदार्थ जो होता है तथा अधिशोष्य पदार्थ जो हमारे अधिशोष्य पदार्थ होते हैं, इनके बीच उपस्थित आकर्षण बल जो होता है दुर्बल वैन डेर वाल्स बल हो। कौन सा हो? दुर्बल वैन डेर वाल्स बल हो। जब हमारे अधिशोषक तथा अधिशोष्य पदार्थ के बीच जो बल लग रहा है वो दुर्बल वैन डेर वाल्स बल हो। कौन सा? दुर्बल वैन डेर वाल्स बल हो। तो ऐसे अधिशोषण को हम लोग बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। क्या बोलते हैं? भौतिक अधिशोषण। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मिट्टी का मेज पर चिपकना। आप लोग देखते ही होंगे, जैसे आपके स्कूल की टेबल होती है तो उस पर मिट्टी जो है चिपक जाती है। तो ये क्यों हो जाता है? ये हमारा भौतिक अधिशोषण कहलाता है। तो भौतिक अधिशोषण को हम लोग साफ करके इसे हटा सकते हैं, यानी इसमें जो अधिशोष्य पदार्थ होते हैं इन्हें हम लोग साफ करके हटा सकते हैं। तो ये है हमारा भौतिक अधिशोषण। चलिए देखते हैं रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच, ये हमारा अधिशोषक पदार्थ है और ये हमारे अधिशोष्य पदार्थ हैं, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो? प्रबल हो जाए। क्या हो जाए? वो प्रबल आकर्षण बल हो जाए। तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य पदार्थ होते हैं इन्हें हम लोग साफ करके हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रबल होते हैं। यदि दुर्बल होते हैं तो वो बंध आसानी से टूट जाते हैं। इसीलिए भौतिक अधिशोषण में हम लोग अधिशोष्य पदार्थों को आसानी से साफ कर देते हैं। रासायनिक अधिशोषण का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की परत लग जाना। तो जब किसी एल्यूमिनियम की धातु पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। चलिए देखते हैं अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। जो प्रक्रम पढ़े थे अधिशोषण और अवशोषण, इन दोनों में अंतर क्या क्या है। अधिशोषण में पहला है हमारा कि ये किसी विलयन के पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया है। जैसा कि हमने बात की कि इसमें एक पदार्थ होता है और इसके ऊपर हमारे अधिशोष्य पदार्थ होते हैं। तो ये पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया है, यानी पृष्ठीय अभिक्रियाएं होती हैं। जबकि अवशोषण में पूरे विलयन में होने वाली अभिक्रिया है। जैसे ये पदार्थ है तो इसके ऊपर हमारे अधिशोष्य पदार्थ होते हैं, तो ये अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, यानी पूरे विलयन में होने वाली अभिक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं।
इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई सोखता है और सोखते पर हम लोग पानी की बूंदें डालें तो क्या होगा, सोखते पर कुछ पानी की बूंदें अंदर प्रवेश कर जाएंगी और ऊपर की परत भी हमारी गीली हो जाएगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं अवशोषक पदार्थ। दूसरा है हमारा कि जो अधिशोषण होता है इसकी दर जो होती है समय के साथ कम होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अधिशोषण की घटना धीरे धीरे कम होने लगती है, जबकि अवशोषण में क्या होता है, समय परिवर्तन के साथ साथ जो हमारी दर होती है वो समान बनी रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। अधिशोषण में तीसरा है हमारा कि अधिशोषण में संपर्क में आने वाली पृष्ठ जो होती है उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। तो जो हमारी पृष्ठ होती है इसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है, जबकि अवशोषण में क्या होता है, सांद्रता पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था हमारा अंतर अधिशोषण और अवशोषण में। तो हमने अधिशोषण की घटना को पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है इसमें हमारा ठोस अधिशोषक की प्रकृति। जो ठोस होते हैं इनके अधिशोषक की प्रकृति किस प्रकार अधिशोषण को प्रभावित करती है। ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर जो अवशिष्ट बल होता है जितना अधिक होगा, अवशिष्ट बल जो उस पर लग रहा है वो जितना अधिक होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। संयोजकता अधिक हो जाने पर, संयोजकता किनकी अधिक होती है, डी ब्लॉक के तत्व की, तो संयोजकता अधिक हो जाने पर उनका अधिशोषण जो होता है वो अधिक होता है। दूसरा है हमारा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो हमारे अधिशोषक पदार्थ होते हैं इनका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो किस प्रकार से अधिशोषण की घटना को प्रभावित करता है। तो जब हम लोग अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसमें अधिशोषण की घटना उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया है तो इस पर आने वाले अणु होंगे वो ज़्यादा दूर तक चिपकेंगे, तो ये अधिशोषण की घटना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा है हमारा ताप का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो यदि हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो अधिशोषण भी हमारा बढ़ जाता है, किंतु यदि उच्च ताप पर, यानी ताप अधिक बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, उच्च ताप पर अधिशोषण जो होता है वो घटने लगता है। ताप का प्रभाव हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं, x/m बराबर Kp⁴ जहाँ पर हमारा x क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य की मात्रा। अधिशोषित क्या थे, जो हमारे ऊपर वाले अणुओं के पदार्थ थे। तो यहाँ पर x है हमारी अधिशोष्य की मात्रा और जो m है हमारे, ये है अधिशोषक की मात्रा। किसकी मात्रा है, अधिशोषक की मात्रा है। और k हमारा नियतांक होता है, p हमारा दाब है और n भी हमारा एक प्रकार का नियतांक होता है जिसका मान हमारा 1 से अधिक होता है। तो ये था हमारा ताप का प्रभाव। अगला हम लोग देखते हैं दाब का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। दाब बढ़ाने पर पहले तो अधिशोषण जो होता है बढ़ता है। जब हम लोग दाब बढ़ा देते हैं तो पहले अधिशोषण धीरे धीरे बढ़ता है, किंतु बाद में अधिशोषण क्या होता है, घटने लगता है। तो ये थे हमारे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोगों को अधिशोषण, इसके प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गए होंगे। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।